चलिए, तो अब हम लोग आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, हम इसका पेज बदल देते हैं। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आप अब 1856, जिसमें आपने देखा कि लॉर्ड डलहौसी किस तरह से हड़प नीति करते हुए भारत को अस्त व्यस्त कर दिया, और तब वहां एक क्रांति उठी जिस क्रांति का नाम है 1857 की क्रांति। हम लोग इसका हेडिंग बनाते हैं या ये हेडलाइन देते हैं इसको, है ना। हम लोग इसका हेडलाइन बनाते हैं 1857 की क्रांति। क्या देते हैं? 1857 की क्रांति। देखिए, 1857 की क्रांति। कोई दिक्कत? 1857 की क्रांति कहिए, या इसी को आप कह सकते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या कह सकते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या इसी को हम लोग कह सकते हैं सैनिक विद्रोह। अब बताइए, सैनिक विद्रोह, और अगर इस कॉलम को थोड़ा सा और इधर घसका दे हम लोग, ऐसे करके देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत? तो अब एक मिनट, सैनिक विद्रोह, ध्यान समझिएगा, सैनिक विद्रोह, और इसी को अगर हम लोग नाम दे दे राष्ट्रीय विद्रोह, तो आपके मन में दुविधा होना शुरू हो जाएगा कि सर इसको 1857 की क्रांति भी कह रहे हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कह रहे हैं, सैनिक विद्रोह भी कह रहे हैं, या इसको राष्ट्रीय विद्रोह भी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 1857 की जो क्रांति आप पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, तो आप इस बात को जानने का प्रयास कीजिए। 1857 की क्रांति, और आपको तय करना है कि यह क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहें, कि सैनिक विद्रोह कहें, कि इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाए। ये आप तय कीजिएगा। कब? जब आप पूरी कहानी सुन लीजिएगा तब। सबसे पहले 1857 की जो क्रांति है, उस 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप है, 1857 की क्रांति का क्या स्रोत है, इसकी पृष्ठभूमि कैसे है, सबसे पहले तो उसको जानना पड़ेगा ना। तो हम इसमें चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति का स्वरूप। क्या चर्चा करेंगे? स्वरूप। और क्या चर्चा करेंगे? इसका स्रोत, यानी कि इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई, आखिर यह क्रांति क्यों हुई, और यह इतना बड़ा क्रांति था तो इसको सैनिक विद्रोह फिर अलग से एक नाम क्यों दिया गया, बहुत सारी बातों पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो 1857 की क्रांति में आप सबसे पहले बात समझिएगा, 1857 की क्रांति जो हुआ, उसमें हम लोग निम्नलिखित बातों को, एक वीडियो में भी समाप्त होने वाला नहीं है। पहली बात, एक वीडियो में समाप्त नहीं होने वाला है। हम कुल मिला जुला करके 1857 की क्रांति 3 या 4 वीडियो में, अभी तो आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। अब देखिए कितना समय लगता है, क्या होता है जब कहानी को एकदम शेड्यूल से बढ़िया से एकदम, है ना, लाइन बाय लाइन आप लोग समझते चलेगा, बढ़िया से बैठ जाइए। तो 1857 की क्रांति की पहले पृष्ठभूमि आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आप इसकी पृष्ठभूमि को जानिए कि आखिर 1857 की इतनी बड़ी क्रांति क्यों हुई, समझे कि नहीं। दूसरी बात कि इसका स्रोत क्या रहा था, इसका स्रोत क्या था,
इसका स्वरूप क्या था, इसके भी बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। और आज के क्लास में हम यही पृष्ठभूमि और स्रोत और स्वरूप पर चर्चा भी करेंगे। ये आज का जो 1857 की क्रांति की जो पहला आज पाठ हम देख रहे हैं, समझ में आ रही है बात ना, उसमें हम यही दोनों पर चर्चा करेंगे और तब जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में कि आखिर 1857 की क्रांति हुई तो इसका क्या कारण रहा होगा। वह कारण भी जानेंगे जो पहले से आ रहा है और वह कारण भी जानेंगे जो एकदम तत्कालिक कारण बना था, उसका तुरंत मैंने जो कारण बना था, वो दोनों कारणों को पढ़ेंगे हम। यहाँ पर इसका चर्चा करेंगे कारण का अगले वीडियो में, अभी नहीं चर्चा करेंगे, अभी तो पृष्ठभूमि पर तैयार करेंगे, फिर इसका विस्तार पर चर्चा करेंगे, फिर इसका क्या चीज पर चर्चा करेंगे, विस्तार पर, और तब अंतिम में परिणाम पर चर्चा करेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई इसके परिणाम क्या हुए, है कि नहीं। अगर हम असफल हुए तो क्यों हुए और क्या हमको सफलता मिली इस क्रांति से, वो दोनों बात देखेंगे। तो याद रखिए, कोई भी कुछ होता है तो कुछ उसमें गुण भी होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं। इस क्रांति का परिणाम यह था कि यह असफल तो हम जरूर हुए, लेकिन कुछ न कुछ सफलता आगे के लिए हमको मिला था। हम पूरी बढ़िया से बात आपके बीच में रखेंगे, परिणाम पर चर्चा करेंगे और परिणाम में इसकी सफलता पर भी चर्चा करेंगे और इसकी असफलता पर भी चर्चा करेंगे। और दोनों पर जब चर्चा होगी तब जाकर के 1857 की क्रांति हमारी समझ में आएगी। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले हम ये बात जानना चाहेंगे कि यहां पर हमने लिखा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, आखिर ये तीन नाम क्यों दिया गया या 1857 की क्रांति क्यों कहा गया? तो आप जानिए इस चीज को। एक देश जो हमारे देश पर शासन कर रहा था, वह देश था ब्रिटेन। ब्रिटिश यहाँ पे आकर के हम लोगों के राज्य हड़प नीति से पूरा राज्य को हड़प लिया, अपना शासन चला रहे थे। तो अब तो कहना पड़ेगा ना कि ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। यहां से तो इस बात को बोलेंगे कि ब्रिटिश हमारे ऊपर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। ये बात तो कहना उचित है। आप जब पृष्ठभूमि को देखिएगा तो आप जरा सा चर्चा कीजिए, यही ना भारत था जी, देखिए तो ध्यान से, यही ना भारत है। ये तो वास्तविक बात है कि यहाँ पर बंगाल में इनकी सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी बनी थी, ये तो बात सच्चाई है। सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि हमको ये चीज बताइए कि आप लोगों के दिमाग में अब तक की क्या बात हुई। अंग्रेज यहाँ पे भारत पर शासन करने आए थे कि व्यापार करने आए थे? ये तो आप जान रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही वो आए हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंसी तब न बनी जब आप उनको जगह दिए बनाने का या उनको रहने का जगह दिए या वो किसी तरह से कब्जा किए। इसमें गलती भी तो हमारी ही रही होगी। जबकि आपको पता है कि 1600 ईस्वी में उनका जो नियत था वह क्या चीज का नियत था? व्यापार करने का नियत था। उनकी नियत क्या थी? व्यापार करने की। अंग्रेज यहाँ कभी भी भारत पर शासन करने के लिए नहीं आया था। याद रखिए, 1600 में जब कंपनी का निर्माण हुआ तो वह चाह रही थी कि हम अपने, है ना, व्यापार, अपने बिजनेस का बढ़ावा दें और भारत में जाकर के व्यापार शुरू कर दें। यही ना बात हुई थी। और इसके लिए ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, नाम याद है ना? सीधा बढ़ जाइए, आप लोग शुरू से इस कहानी को पढ़ रहे हैं ना? आप लोगों ने नोट्स तैयार कर लिया है ना? तो वहां की महारानी थी क्या चीज? एलिजाबेथ। मैंने पढ़ाई हिस्ट्री का, आधुनिक इतिहास का 1600 से शुरू की है। वह 31 दिसंबर की रात, है ना, जहां पार्टी में यह तय हुआ कि भारत में व्यापार करना है। एलिजाबेथ के पत्र से ये लोग कहां पहुंच गए थे? भारत। कहानी सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे? तो याद रखे, 1600 में जब ये व्यापार के मूड में आए, किनका पत्र लेकर के आए थे? महारानी एलिजाबेथ, जो वहां की महारानी थी। कहां की? ब्रिटेन की।
तो महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ जो कहाँ की महारानी थी? ब्रिटेन की। उनकी इजाजत लेकर के भारतीय मुल्क में प्रवेश किया था। हमको एक चीज का जवाब दीजिए, इन लोगों ने प्लासी का युद्ध कब लड़ा? 1757, याद है आप लोगों को? प्लासी का प्रथम मैंने इन लोग लड़ाई झगड़ा कब किए हैं? 1757 में किए हैं ना कि नहीं किए हैं? तो 1757 में कौन सा लड़ाई लड़ा इन लोगों ने? प्लासी का युद्ध। आज से ठीक 100 साल पहले। कहां से 100 साल पहले? 1857 की क्रांति से 100 साल पहले 1757 जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ। अब हमको जरा बताइएगा, अंग्रेज व्यापार हमारे यहाँ कब करने आए हैं? 1600। ये लड़ाई झगड़ा के बात कब हुई है? 1757। करीब करीब अगर आप देखें तो 150 बरस तक, कितना बरस तक? 150 बरस तक। आपको ये भी याद होगा कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। क्या चीज का युद्ध हुआ? बक्सर का। बक्सर का युद्ध हुआ कब? 1764 ईस्वी में। और अंग्रेज अपना राजनीतिक हस्तक्षेप यहां से शुरू किए हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप यहां से शुरू किए हैं। कब से? 1764 से। राजनीतिक मुद्दा पर वो बात नहीं करते थे, वो सिर्फ बात करते थे व्यापार पर। क्या सच्चाई है कि नहीं है? वो सिर्फ बात करते थे किस चीज पर? व्यापार पर। कहीं ना कहीं 1764 में जब 3 मुल्क के राजाओं को इसने हरा दिया अंग्रेजों ने, तब ने इसका मन बढ़ा। आपका बंगाल का मिर्जा सिंह था, अवध का जो है कि नहीं, सुजाउद्दौला था, और दिल्ली का उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय बैठा हुआ था। तीनों को हराया बक्सर के युद्ध में, और जैसे ही हराया तैसे ही काबिज हो गया बंगाल की प्रेसिडेंसी पर पूरा जम करके। अब बोला कि बंगाल मेरा, बंगाल मेरा। अपना जो है बिजनेस करने लगा। वहां कर वसूलने के लिए भी, पूरी कहानी आप लोगों को बताया, कर वसूलने के लिए भी सारे जो है इल्जामात कर लिए, सारा चीज एकदम जो है वो तैयार कर लिया। यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप इन्होंने 1764 ईस्वी से शुरू किया। अब हमको बताइए जरा सा, ये तो व्यापार करने आए थे, और 150 सालों तक इन्होंने क्या किया? व्यापार किया। 150 सालों तक इन्होंने क्या किया? व्यापार किया। तो अब जब व्यापार करने आए और आप उनको जगह दे दिए यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए, तो अब तो यहां से ये राजनीतिक में घुस गए। जब राजनीति में घुसे तो आपको पूरी कहानी याद है कि 1757 से अगर आप चलते हैं और अगर आप 1800 क्रांति में पहुंचते हैं, 1857 की क्रांति में पहुंचते हैं, तो इतना दिन में कितना बरस होता है? 100 बरस। कितना बरस? 100 बरस। और राजनीतिक हस्तक्षेप जब करना इन्होंने शुरू कर दिया, तब आपका देखिए हैदराबाद है ना, कर्नाटक, यहाँ मैसूर, कर्नाटक है ना, महाराष्ट्र, नागपुर, सिंधिया, सब हड़प लिया कि नहीं हड़प लिया? हड़प लिया कि नहीं हड़प लिया? टोटल जगह इधर हड़प लिया कि नहीं हड़प लिया? यहाँ आप देख सकते थे कि आपको हम बताए थे कि पंजाब को भी, सिक्किम को भी, बर्मा को भी इन लोगों ने हड़प लिया। हड़प लिया कि नहीं हड़प लिया? पंजाब को भी हड़प लिया। यहाँ बंगाल के बगल में था अवध, उसको भी हड़प लिया। यहाँ दिल्ली पर भी जो है से एकदम पेंशन वाला बैठाए हुए था। कुल मिला जुला करके इसने तो पूरा हड़पने का काम कर ही लिया था। और ये हड़पने की जिम्मेवारी किसको दी जाएगी? तो भारतीयों को दी जाएगी कि आप यहाँ के राजा रजवाड़े जो थे से आपस में विरोध किए, इन लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया और पूरे भारत को एक रसगुल्ले के समान अंग्रेजों के सामने सौंप दिया। पूरी कहानी आप जानते हैं। बात आपको पता भी है। तो जब आप सौंपिएगा तो 100 साल के दरमियान निश्चित है कि जब सारे जगहों पर कब्जा हो गया
और अब भारतीयों के पास कुछ नहीं बचा। भारत के किसान, व्यापारी, है ना, राजा महाराजा जितने भी लोग थे, अब इनके कानून से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, सारे लोग परेशान हो चुके थे। मजदूर परेशान हो चुके थे, मछुआरे परेशान हो चुके थे। इन 100 सालों के अंतर्गत में इन लोगों ने ऐसा कारनामा किया, इन लोगों ने इस तरह से काम किया कि पूरे भारत के राजनीतिक हस्तक्षेप को छोड़ दीजिए, बल्कि अब पूरे राज्य में इन लोगों का शासन शुरू हो चुका था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक का मौका तो दिया किसने? हम लोगों ने दिया। इन लोगों ने जो हस्तक्षेप किया, ये जो क्रांति का आधार बना, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 1757 में जैसे ही इन लोगों ने प्लासी का युद्ध जीता और 1764 में बक्सर का युद्ध जीता, ये राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप जब इन्होंने किया, तभी तो ये क्रांति का आधार 100 वर्षों में बना दिया। 1757 से 1857 में पहुंचने में कितना साल लगता है? 100 साल। इन 100 सालों के अंदर में इन लोगों ने इतना ज्यादा हस्तक्षेप कर दिया कि यह आधार बन गया कि अब भारत में क्रांति होगी, अब भारत में क्रांति होगी। क्लियर हो गए? हस्तक्षेप किसने किया? राजनीतिक में आपका करवे किया, सामाजिक हस्तक्षेप इन्होंने करवे किया, धर्म में हस्तक्षेप, धार्मिक मुद्दे में भी इन लोगों ने हस्तक्षेप किया, व्यवसाय में हस्तक्षेप किया, उद्योग में हस्तक्षेप किया, आपको आर्थिक स्थिति में भी, आर्थिक मामले में भी इन लोगों ने हस्तक्षेप किया। हर मामले में इन लोगों ने क्या किया? हस्तक्षेप। और स्थिति आ गई कि भारतीय परेशान हो गए, और जब भारतीय परेशान हो गए तो क्रांति आना निश्चित है। अब आ गया समझ में? अब इस बात को समझिए जरा सा। अब इधर के लाइन को हम जरा सा साइड करते हैं, अब इस साइड में पहुंच जाते हैं। अब इस साइड में पहुंचते हैं तो अब देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, हम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ी क्रांति थी। हम लोग जानते हैं कि यह भारत की प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति थी। हम लोग जानते थे कि यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भरपूर साबित करने का प्रयास क्या किया था? इस इतने बड़े आंदोलन को अंग्रेजों ने क्या कहा था? अंग्रेजों ने कहा था कि यह मामूली विद्रोह है। यह क्या है? मामूली विद्रोह है। इन लोगों ने अपने महारानी को, अपने महाराजा को, अपने राजा को, अपने प्रधानमंत्री को क्या बताया? अपने राजा महाराजा, अपने प्रधानमंत्री को यहाँ के ब्रिटिश अधिकारियों ने, ब्रिटिश सदस्यों ने इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में क्या बताया? इन लोगों ने बताया कि यह बहुत बड़ी क्रांति नहीं है, यह मामूली सा एक सैनिक विद्रोह है। यह कुछ सैनिकों ने, है ना, हमारे कैंप में विद्रोह किया था और उसको दबा दिया गया था। यह कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं है, आप लोग मत घबराइए, हम लोग वहां संभाल लेंगे। यह बात भारत में रहने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी के तौर पर थे, उन लोगों ने अपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और वहां के राजा या रानी जो होंगे, है ना, उस समय 1857 में रानियां बैठी थी, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना, उसके सामने अपनी बात को प्रस्तुत किया। कौन? यहाँ के ब्रिटिश पदाधिकारी। उन लोगों ने इतनी बड़ी क्रांति को दबाने का काम किया। क्यों ना दबाएं? आखिर उन लोग क्यों ना दबाएं? कारण तो यह भी न था कि आप वहां पे ब्रिटिश शासन चला रहे हैं। कौन ऐसा काम हो गया कि आपके विरोध में पूरा देश आ जाएगा? आपका शासन, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रहा है जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का प्रत्येक नागरिक गुस्सा में है। लेकिन कहा, अंग्रेजों ने क्या कहा, अधिकारियों ने क्या कहा कि नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक गुस्से में नहीं है, भारत के शिक्षित वर्ग गुस्से में नहीं है,
भारत के व्यापारी गुस्से में नहीं है, भारत के किसान गुस्से में नहीं है, सिर्फ सैनिक गुस्सा में है, जिसको दबा दिया गया है, जिसका समाधान कर दिया गया। अंग्रेज सिर्फ एक उसको, इतनी बड़ी क्रांति को सैनिक विद्रोह कहे। क्यों? अब यहां पर बात आती है मेरे भाई, यहां पर बात आती है कि क्या वास्तव में अगर यह एक सैनिक विद्रोह था, अगर वास्तव में यह एक सैनिक विद्रोह था, तो फिर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न है कि नहीं? अगर यह मामूली सा सैनिक विद्रोह था, तो फिर इसको राष्ट्रीय विद्रोह क्यों कहा गया? तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हो रही थी। इतने बड़े क्रांति को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। अंग्रेजों का शासन था, तो पहले मोबाइल थोड़ी था कि जिस चीज को आप डाल दिए तुरंत भर में वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं था। पहले पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, किताब के माध्यम से, इतिहास लिखने वाले लेखककारों के माध्यम से कोई बात बहुत दूर दूर तक पता चलती थी। आज क्या है? आज बंगाल में कुछ कांड हुआ, तुरंत भर में वायरल हो गया। दिल्ली में कुछ कांड हुआ, तुरंत वायरल हो गया। गोवा में कुछ हुआ, तुरंत वायरल हो गया। होता है कि नहीं? पहले यह व्यवस्था नहीं, समझे कि नहीं? किसी बात को फैलाने के लिए मैंने पत्र का सहायता लिया जाता था, किसी बात को प्रचारित करने के लिए पत्रिका, किसी बात को प्रचारित करने के लिए न्यूज़पेपर वगैरह होते थे। इतिहासकार अपने इतिहास के पन्नों में कुछ किताबें लिखते थे, तो वह किताबें प्रकाशित करके लोग पढ़ते थे, तो जानते थे कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। पहले ऐसा नहीं था कि मोबाइल का युग था। और उस स्थिति में मैं ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इसको सैनिक विद्रोह कहे, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे, कि राष्ट्रीय विद्रोह कहे। अब आप इस मामले को खुद तय कीजिए, आप तय कीजिए। मेरे तमाम विद्यार्थी इस बात को तय करेंगे। कब? जब हम इस पूरे क्लास को बता देंगे, तब आप हमको बताइएगा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, या सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। जबकि अंग्रेज क्या कर रहे थे? यह एक मामूली सा सैनिक विद्रोह था, यह क्रांति नहीं थी। सैनिक नाराज थे किसी बात को लेकर के। सैनिक विद्रोह क्या था, डिटेल में बताएंगे, चिंता मत कीजिए। एक एक सामान के बारे में, राइफल के बारे में, गोली के बारे में, सारा चीज आपको क्लियर करके बताएंगे। अभी ज्यादा आप इसको एकदम दिमाग में बना लीजिए कि हम सिर्फ जो है सभी सीख रहे हैं, प्रथम क्लास है, अभी इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं हम। समझ में आ रही है बात? जोर से बोलिए। तो अब इस बात को समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था, और फिर बाद में हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या होना चाहिए। क्योंकि यह बात समझ लीजिए कि किसी के राज्य में अगर आंदोलन होते हैं, तो सरकार चाहती है कि आंदोलन को ज्यादा प्रकाशित नहीं किया जाए, क्योंकि आंदोलन को ज्यादा प्रकाशित होने पर पब्लिक गुस्सा हो जाते हैं, सरकार का विरोध शुरू हो जाता है। इसलिए हर सरकार चाहती है कि जब तक मेरा राज्य रहे तब तक आंदोलन न हो। पदाधिकारी चाहते हैं कि मेरे रहते किसी भी प्रकार की कोई असंतुष्ट बातें नहीं हो, ताकि लोग आंदोलन पर उतारू हो जाए। आंदोलन हो भी गया तो उस चीज को दबाया जाता है सरकार के माध्यम से। सरकार मीडिया को बुला करके चेतावनी देती है, समझाती है कि कोई इसको छापने की जरूरत नहीं है। और यही काम शायद अंग्रेजों ने किया था। समझे कि नहीं? इतनी बड़ी क्रांति को मेरे विचार से, है ना, जो दबाया गया। खैर, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हम इस बात पर एक प्रश्न क्यों न डाल दें कि 1857 की क्रांति, हमको बताइए, क्या यह केवल सैनिक विद्रोह था, या राष्ट्रीय विद्रोह था, या वास्तव में यह भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी? आप विवेचना कीजिए। तो आप कब विवेचना कीजिएगा? जब हम पढ़ा लेंगे तब। तो अब देखिए, अब बताइए, अभी ब्रिटिश शासन लागू है सब पर, पूरा देश पर किसका शासन है? ब्रिटिश का। सारे के सारे राज्य हड़प लिए गए हैं, आपने पढ़ा? क्या है? जवाब नहीं आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है क्या?
तो सारे के सारे राज्य जो है हड़प लिए गए, तो हड़प लिए गए हैं। तो अब आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले स्वरूप की या स्रोत, पहले स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? स्वरूप की। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करते हैं? स्वरूप की। देखिए ध्यान से, स्वरूप की चर्चा करते हैं। 1857 के स्वरूप पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसका स्वरूप क्या था? तो देखिए, ब्रिटिश शासन था, तो इतिहासकार भी, ज्यादा से ज्यादा इतिहास लिखने वाले लोग, ज्यादा से ज्यादा इतिहास पर ध्यान देने वाले लोग भी ब्रिटिश के ही होंगे। और किन लोगों ने कहा, देखिए इसमें 3 तरह की बातें आई है। इसका स्वरूप 3 तरह से तैयार किया गया है। इसका स्वरूप कितने तरह से तैयार किया गया है? 3 तरह से। इसका पहला जो स्वरूप है, याद रखें इस बात को, इसका जो पहला जो स्वरूप है, देखिए ध्यान से, स्वरूप, इसका जो पहला स्वरूप है, बताया गया कि यह सैनिक विद्रोह है। यह क्या है? सैनिक विद्रोह। यह क्या है मेरे भाई? सैनिक विद्रोह। ध्यान से समझिएगा, यह सैनिक विद्रोह है। और कोई कह रहा है कि नहीं, यह राष्ट्रीय विद्रोह है। यह कौन सा विद्रोह है? राष्ट्रीय विद्रोह है। यह क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह। और कौन थे वो लोग जिन्होंने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है बल्कि स्वतंत्रता का संग्राम है? यह मामूली बात नहीं है, स्वतंत्रता का संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम है ये। अब इसको बात करते हैं हम लोग, ठीक है? जो कुछ इतिहासकार थे, कुछ विचारक थे, कुछ लेखक थे, इनके बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे और आप देखने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए जरा सा बात को हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। निश्चित है कि जो अंग्रेजों के समर्थन में लोग होंगे, वैसे इतिहासकार, वैसे लेखक, वैसे जो है से लिखने वाले लोग, या वैसे कहने वाले लोग, वैसे विचारक जो अंग्रेजों के पक्ष में थे, वो तो कहेंगे कि आंदोलन छोटा था। वो क्या कहेंगे? आंदोलन छोटा था। ये भारत का आंदोलन नहीं था, ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। वे अंग्रेजों के पक्ष में बात को दबाएंगे ताकि ब्रिटेन के रहने वाले लोग अफसरों का पीठ थपथपाएं। इसके लिए, समझे कि नहीं? हाँ, हम जान रहे हैं कि आपको पूरा मजा आ रहा है, समझे कि नहीं? ध्यान दीजिए, वो लोग नहीं चाहते थे कि इस बड़े आंदोलन को, हमको भी बोलने का अधिकार नहीं कि बड़ा आंदोलन, हम तो आप पर समझे कि इसको बड़ा आंदोलन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। सब उन्होंने कहा कि बार बार उनके इतिहासकार, उनके कुछ लोग, उनके विचारक कह रहे थे, जो अंग्रेजों के समर्थन वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि यह मामूली सा क्या था, ये विद्रोह था और उस विद्रोह को दबा दिया गया। ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज इतिहासकार थे। कौन थे? अंग्रेज इतिहासकार। उन्होंने बातों को दबाने की कोशिश यहाँ पर करने का काम किया है, समझे कि नहीं? और वह लेखक, वह विचारक सैनिक विद्रोह को, है ना, इन्होंने सैनिक विद्रोह मानने का काम किया। इन्होंने नहीं कहा कि भारत का प्रत्येक आदमी अंग्रेजों के खिलाफ है। इन्होंने नहीं कहा कि है ना, भारत का प्रत्येक व्यापारी मेरे खिलाफ है। इन्होंने यह कभी नहीं कहा कि पूरा किसान मेरे खिलाफ है, पूरा शिक्षित समाज मेरे खिलाफ है, पूरा टीचर्स, पूरा कर्मचारी मेरे खिलाफ है। ये नहीं कह रहे थे। ये कह रहे थे कि कुछ सैनिक, कौन सा सैनिक? कुछ सैनिक नाराज थे, कुछ सैनिक नाराज थे। यह बात मानने वाले जब भी होंगे तो अंग्रेज होंगे, या अगर कोई भारतीय ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो वो भी लगभग आधा अंग्रेज का चाटुकारे होगा, जो ऐसा कहेगा, जो अंग्रेज का चाटुकारिता करता होगा। हम चाटुकारिता इस बात के लिए बोले कि भैया जिसको देश के लिए अर्पित नहीं हुआ, अरे भैया इस विद्रोह में बहुत लोग मरे थे, इस विद्रोह में बहुत सारे किसान, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे शिक्षित वर्ग की हत्या हुई थी।
एक बार पूरा इस आंदोलन में इतनी हत्याएं हुई थी तो सिर्फ सैनिक मरा था उसमें आम आदमी का क्षति नहीं हुआ था। तो जब आम आदमी का क्षति हुआ था, आम आदमी जब इसमें अपनी मैंने शहादत दिया था इस क्रांति में, तो फिर ये अकेले सिर्फ सैनिक विद्रोह कौन कैसे कह सकते हैं? फिर यह सिर्फ सैनिक विद्रोह था ऐसा कैसे होगा? और अगर इस बात को कोई भारतीय बोल रहा है तब अब अगर उसको हम लोग चाटुकार नहीं बोले तो क्या बोले? है कि नहीं? क्योंकि अंग्रेज तो चाह ही रहा था कि इसको मामूली बना दिया जाए। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं कि कितने लोगों ने, कितने इतिहासकारों ने, कितने लेखकों ने कहा कि यह एकमात्र सैनिक विद्रोह था। तो उसमें कहने वाले, बल्कि इसको थोड़ा सा हम लोग एक काम और करते हैं, ऊपर कर थोड़ा फैल फैल लिखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले स्वरूप क्या हुआ इसका स्वरूप क्या हुआ 1857 की क्रांति का। अब पहले हम लोग ये तय कर ले कि यह सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन कौन लोग थे, राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले कौन कौन लोग थे, और कौन ऐसा माइका लाल था जिसने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं है और सैनिक विद्रोह भी नहीं है, बल्कि भारत का बच्चा बच्चा, नौजवान, बूढ़े, महिलाएं, सारे लोगों ने मिलकर के यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की रचना रची है। वह ऐसी बात कहने वाला कोई माइका लाल वास्तव में भारत का सच्चा देशभक्त है कि नहीं? तो इस बात को हमको सीखना है कि कौन है वो जिसने कहा था कि भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बेचैनी में मत रहिए, सब बताएंगे धीरे धीरे, आगे देखिए। इसको ऊंचा कर दें, चलिए ऊंचा कर दिया। अब यहां से बात अपनी शुरू करेंगे। सबसे पहले आप देखिए सैनिक विद्रोह, यह एकमात्र सैनिक विद्रोह है। इस बात को कहने वाले लोग कितने थे देखिए जरा सा। हम क्या लिख रहे हैं? सैनिक विद्रोह। तो आप जान लीजिए इस बात को कि जो अंग्रेजों ने यही माना था, अंग्रेजों ने यही माना था, इस बात को हम लिख देते हैं। अंग्रेजों ने यही माना था। क्या माना था? कि भैया यह एक मात्र सैनिक विद्रोह है, यह क्या है? मात्र सैनिक विद्रोह है। और निश्चित तौर पर उनके जितने भी इतिहास लिखने वाले लोग थे, जितने भी अंग्रेजी इतिहास, अंग्रेजों के इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सर जॉन लॉरेंस। क्या नाम है इनका? सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ने यह बात अपने पुस्तक में लिखा कि यह एक मामूली सा विद्रोह था जिसे हम सैनिक विद्रोह का नाम देते हैं। और कोई थे तो हाँ, एक और अंग्रेज था सर जॉन, क्या नाम था उसका? सोले। सर जॉन सोले। क्या नाम था उसका? सर सीले। सर जॉन सीले। सर जॉन सीले, जिसने कहा कि यह एक मामूली सा आंदोलन था, मात्र एक सिपाही विद्रोह था, एक सैनिक का विद्रोह था। समझे कि नहीं? और कितना और कोई था तो हाँ, एक और था, है ना, जिसने कहा था कि यह जो है सिर्फ मात्र एक सैनिक विद्रोह है, जिसका नाम था ट्रेबेलियन। क्या नाम था? ट्रेबेलियन। ट्रेबेलियन। अरे भैया, आपका अंग्रेज क्यों बड़ाई करेगा? वह तो अपने लोगों की बड़ाई करेगा। तो ट्रेबेलियन, सर जॉन सीले, सर जॉन लॉरेंस, और एक और था, है कि नहीं? उसका भी पढ़ने के लिए आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका नाम आ जाएगा तो हम फिर बता देंगे, फिर बाद में बता देंगे, छोड़ दीजिए उसको। ये सब जो लोग इतिहासकार थे, इन्होंने कहा था कि यह सैनिक मैंने विद्रोह है, न कि यह कोई व्यापक आंदोलन है। ठीक है ना? और कोई भारतीय भी थे क्या जिन्होंने कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह था? तो हाँ, इस सब को क्या इतिहासकार कहेंगे? ये सब गद्दार था, सब जो नाम ले रहा है सर, है कि नहीं? एक का नाम था जो भारतीय थे, जिन्होंने लिखा था, एक नहीं दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हमने पता लगाया, हमने इस बात को देखा कि यह राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था,
यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, यह सिर्फ सैनिक विद्रोह ही है। और हो सकता है कि वह अंग्रेजों के इतिहासकार से भी ज्यादा प्रभावित हुआ होगा। ऐसे भी लोग थे मेरे यहाँ। उस व्यक्ति का नाम था जिसने ऐसा कहा था, सर सैयद अहमद खान। क्या नाम था इसका? सर सैयद अहमद खान। इसने कहा कि यह भारत में सिर्फ एक सैनिक का विद्रोह था, है कि नहीं। और एक था दुर्गादास। क्या नाम था इसका? दुर्गादास। ये ऐसे दो इतिहासकार हैं जिन्होंने, जो भारतीय है, ये दोनों क्या है? भारतीय, जिन्होंने कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह ही है, यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं। आ गया समझ में? ये दो लोग ऐसे थे, है ना, जिन्होंने क्या कहा था कि यह भी क्या है? एक सैनिक विद्रोह है। क्या है ये? सैनिक विद्रोह। सर सैयद अहमद का एक पुस्तक था, जिस पुस्तक में इन्होंने प्रकाशित किया था असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा था, इस पुस्तक में इन्होंने दर्ज किया कि भारत के इतने बड़े आंदोलन जो थे वो इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। ये अंग्रेजों के पक्षधर जैसा बात किए थे, है ना। और कहा था कि यह भी एक मामूली सा क्या है ना, आपको सैनिक विद्रोह है। क्या है? सैनिक विद्रोह। कौन दो लोगों ने कहा था? सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास। एक दो और थे जिनका नाम उतना प्रचलित नहीं है, जिसके बारे में हमने नहीं बताया है आपको, तो ये याद रखिएगा। यह भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति की पहली किताब थी। यह भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति की पहली किताब थी, जो किनके द्वारा लिखा गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। उनके पुस्तक का नाम क्या था? असबाब ए बगावत ए हिंद। जिसमें उन्होंने क्या लिखा था? जिसमें लिखा था कि यह एक सैनिक विद्रोह है ना। ये भारतीय इतिहासकार थे। लिखना चाहिए था इनको ऐसा? नहीं लिखना चाहिए था यार। हजारों हत्याएं हुई है, लाखों हत्याएं हुई है, इसमें लाखों भारतीय शहीद हुए हैं, किसान शहीद हुए हैं, मजदूर शहीद हुए हैं, भारत का जन जन शहीद हुआ है इस क्रांति में। नहीं लिखना चाहिए था। ऐसे लोग लिख देते हैं तो क्या इसे भारतीय रहेगा, है कि नहीं। अब हम कुछ वैसे इतिहासकारों के बारे में जानेंगे जिनको लगा कि नहीं, यह सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं है, यह बड़ा खेल हुआ है। यहाँ पे ये पूरे भारत के लोग प्रभावित हो चुके हैं। भारत का बच्चा बच्चा प्रभावित हो चुका है। भारत के किसान, मजदूर, शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, व्यापारी, सारे लोग, सामाजिक, धार्मिक, सब तरह के लोग प्रभावित हो चुके हैं। इसलिए मेरे ख्याल से यह राष्ट्रीय विद्रोह होना चाहिए। वैसे इतिहासकार कौन थे, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। समझ में आ रहा है आपको बात? इस बात पर चर्चा करने वाले कितने लोग थे कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है, इसके बारे में समझ लीजिए। राष्ट्रीय विद्रोह 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह है, यह बात कहने वाले कौन थे? तो निश्चित तौर पर इस बात को समझ लीजिए कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कभी भी अंग्रेज देगा? अंग्रेज कहेगा कि यह राष्ट्रीय आंदोलन था? और जो देशभक्त होगा यार, जो देश के लिए जिसका ब्लड बहता होगा, जिसके ब्लड में भारत माता का खून बहता होगा, वही न बोलेगा यार। और किसी का प्राण है, अंग्रेज के प्राण था भारत की बड़ाई करने का, भारत का यार आदमी मर रहा है और आप कह रहे हैं सैनिक विद्रोह हुआ है। सैनिक तो आपका विद्रोह किए थे, समझे कि नहीं? क्यों किए थे सब पढ़ाएंगे। क्या वजह थी कि सैनिकों ने विद्रोह किया था? झांसी की रानी सैनिक थी, रानी जो नाना साहब सैनिक थे, बीर कुंवर सिंह सैनिक थे। यार क्या बात करते, जन जन
लोग जो है से एक एक लोग जो है से स्वतंत्रता संग्राम में कूदे हैं, और आप बात कर रहे हैं ऐसे न वैसे। यह राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय विद्रोह था। तो यह बात कौन कहेगा जो देशभक्त होगा, अपने देश का होगा, एकदम भारत माता का लाल होगा, तब न कहेगा। भारत माता का जो लाल होगा वही न कहेगा। और वह लाल कौन था देशभक्त? अशोक मेहता। क्या नाम था उसका? अशोक मेहता। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देने वाला भारत का इतिहासकार, जिसका नाम था क्या चीज? क्या बताए? अशोक मेहता। अशोक मेहता, क्या नाम था इनका? अशोक मेहता। जो क्या थे? भारतीय थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं है, इसमें सारे लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने, भारत के हर धर्म के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ने का काम किया है। यह सिर्फ सैनिक नहीं लड़ाई लड़ रहे थे, सैनिक आपका विरोध नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध सिर्फ सैनिक नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध सैनिक के अलावा हर भारतीय कर रहा था। यह बात बोलने वाला कौन था? अशोक मेहता। आ गया समझ में? और यही नहीं, देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, कोई अंग्रेज भी अच्छा था, कोई अंग्रेज भी, जैसे देखिए, जो मानवता से प्यार करेगा, जो मानव धर्म को निभाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, ऐसा है? नहीं, गलत बात है। कुछ मुसलमान अपने देश के अच्छे भी हैं। यह बात सही है कि हर एक आतंकवादी मुसलमान ही है। बात समझिएगा। जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो उसका नाम क्या है? मुसलमाने रहता है वो। लेकिन क्या हर एक मुसलमान आतंकवादी है? नहीं। समझना रही बात? हर आतंकवादी मुसलमान है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं। समझ में आ गई बात? अपने देश का मुसलमान, भारत का मुसलमान, मैंने उसका ईमान एकदम मुसल है। भारत का मुसलमान बेईमान नहीं है। भारत के मुसलमान जो है से अच्छे हैं, और गोह का मुसलमान तो और बढ़िया है कि नहीं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। गोह का मुसलमान हम लोग आपस में भाई हैं, बिहार के मुसलमान हम लोग आपस में भाई हैं, है ना? हम उस देश के वासी हैं जहां एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग भारत के राष्ट्रपति हुआ करते हैं। हम दिल से मानते हैं उनको अपना भाई, है कि नहीं? तो याद रखिए, हम लोग का भाईचारा, भारत की भाईचारा अच्छी है कि नहीं? लेकिन वैसे मुसलमानों को हम समर्थन नहीं देते हैं जो भारत देश को क्षति पहुंचाना चाहता है। और हम तमाम लोगों से कहते हैं कि जातीयता एक अलग चीज है, लेकिन भारत के सम्मान के साथ अगर चाहे जिस जाति का लोग हो, जिस धर्म का लोग हो, अगर वह बेईमानी करता है, भारत के संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करता है, भारत की बहु बेटियों पर गंदी नजर रखता है, चाहे वह जिस धर्म का हो, जिस समुदाय का हो, पूरा भारत उसका विरोध करता है। पूरा भारत उसका क्या करता है? विरोध करता है। तो भैया इसमें भी एकाध इस्लाम कर, एकाध अंग्रेज ऐसे थे जिनको लगा कि नहीं, यहां पर अंग्रेज के अधिकारियों ने सिर्फ सैनिक का विद्रोह करके गलत काम किया है। और वैसे अंग्रेजों का नाम अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा, जिनका नाम था बेंजामिन। क्या नाम था? बेंजामिन डिज़रायली। क्या नाम था? बेंजामिन डिज़रायली। एक अंग्रेज इतिहासकार थे, बेंजामिन डिज़रायली। क्या नाम था उनका? बेंजामिन डिज़रायली। ये क्या थे? अंग्रेज। ये क्या थे? अंग्रेज। और इन्होंने यहां नहीं, बल्कि आपको बताते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना, में कहा था इसने, ब्रिटेन की संसद में इन्होंने कहा था। समझिए,
ब्रिटेन की संसद में इन्होंने कहा था इस अंग्रेज ने कि देखिए आप सभी लोग जितने भी इतिहासकार बैठे हैं, आप तमाम अधिकारी, तमाम इतिहासकार यहाँ के, है ना, ब्रिटेन के सत्ता को आप बरगलाने का काम किया है। नहीं, वह सिर्फ वहां के लोग सैनिक नहीं विरोध में है, बल्कि पूरा भारत आपका विरोध कर रहा है। यह बात उनके हाउस में, उनके पार्लियामेंट में कहने वाला अंग्रेज कौन है? बेंजामिन डिज़रायली। कौन नाम है, क्या नाम है इसका? बेंजामिन डिज़रायली। इसने कहा कि नहीं, भारत का जन जन अंग्रेजों के खिलाफ हो चुका है, भारत का बच्चा बच्चा अंग्रेजों के खिलाफ हो चुका है। यह बात तो सही बता रहा है। अंग्रेज कहा कि तुम चुपचाप रहो, बैठो, इसको साइड करो जी, हम हिंदू का खिलाफ कर रहा है कि नहीं? लेकिन इसने जो सच्चाई थी उस बात को इसने रखने का काम किया। आ गया समझ में? अब रह गई बात, और इसको ऊपर धसका दे। चलिए देखिए जरा सा, और देख लेते हैं जरा सा हम लोग। देखिए ध्यान से, अब बात कीजिए हम लोग आगे। तो हम लोगों ने पहला हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज? सैनिक विद्रोह। कि कौन कौन से लोगों ने कहा कि मामूली सा यह एक सैनिक विद्रोह था, कितने लोगों ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, और किस लोगों ने कहा कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता संग्राम, यह बात कहने वाला कोई वीर पुरुष न होगा जी, कोई साधारण आदमी था। इन्होंने जब पता लगाया, इन्होंने जब पूरा खोजबीन किया, तो इनकी पुस्तक को प्रकाशित नहीं होने दिया जा रहा था। 1906 ईस्वी में इन्होंने लिखा किताब, ठीक है ना। सारी चीजों का किताब पर भी इनका चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जान लेंगे बड़ी देरी से आप लोग, है कि नहीं? एकदम ये है, तो इनका नाम जानना जरूरी है। तो देखिए, इन्होंने जब अपना सर्च किया, इन्होंने जब पूरी उस घटना को जानने की कोशिश किया, वहां के जन जन से मिलने की कोशिश किया, कुछ सही तथ्यों को रखा, जब इन्होंने पूरा पुस्तिका को पढ़ा, जब लोगों से मिला, कुछ बातें हुई, कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मिला करके जब इन्होंने बातचीत किया, तो पूरे फुल प्रूफ के साथ, कैसे? पूरे फुल प्रूफ के साथ इन्होंने कहा, और अपनी किताबों में भी इसका जिक्र किया कि यह सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं है, यह सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, यह सिर्फ जो है राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। मैं बताऊं तो भारत का एक एक बच्चा अपने भारत मां की आजादी के लिए, भारत का एक एक नौजवान, भारत की एक एक महिला, भारत का एक एक पुरुष, भारत का हर वर्ग का कर्मचारी, किसान, सामाजिक धर्म से जुड़े रहने वाले एक एक लोग इस आंदोलन में भाग लिए, और हमारे देश के लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है। इसलिए बीच में बोल सकते हैं भारत माता की। एक एक लोगों ने कुर्बानी दिया है, जन जन ने अपना समर्थन दिया है, चाहे वह जिस वर्ग का लोग था, सारे वर्ग एक साथ मिल करके भारत माता की जय करते हुए अंग्रेजों के हाथों मारे गए हैं। इसलिए यह एक सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, बल्कि भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए यह एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम है। आया समझ में? यह एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम है, और इसको सैनिक विद्रोह करने वाले, इसको सिर्फ एक राष्ट्रीय विद्रोह मानने वाले लोगों के साथ मैं नहीं रहने वाला। मैं बताता हूं कि इसकी सच्चाई, और पूरे फुल प्रूफ के साथ बताता हूं कि इसमें बच्चों की भी जान गई है। स्वतंत्रता संग्राम में भारत के बच्चे, भारत के तमाम लोग भारत माता की आजादी के लिए अपना कदम बढ़ा
चुके हैं और मैं इस बात को बताता हूं और मैं हूं बीटी सावरकर। मैं कौन हूं? बीटी सावरकर। और कौन कौन थे ये बीटी सावरकर? कौन थे? इनका क्या नाम था? इनका बीटी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर दामोदर सावरकर, जिन्हें हम लोग वीर सावरकर के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? वीर सावरकर। तो वीर सावरकर जिंदाबाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार हम लोग वीर सावरकर को आज 1857 की क्रांति से यहां से हम तमाम बच्चे उनको हम लोग जय हिंद जय भारत के साथ सम्मान करना चाहते हैं। आया समझ में? और तब बोलिए कि वीर सावरकर अमर रहे, वीर सावरकर अमर रहे। यही वीर सावरकर थे जिन्होंने पहली बार अपने मुखारबिंद से कहा था कि भारत का यह पहली स्वतंत्रता संग्राम है और इस संग्राम में भारत का एक एक बच्चा, एक एक लोग अपने भारत माता को अंग्रेजों की गुलामों से छुड़ाने के लिए बेचैन है। समझे कि नहीं? इस बात को उसने लिखा था और इस बात को उन्होंने तथागत कथित अपने मुंह से इस बात को कहा था। इन्होंने क्या कहा था कि यह एक सुनियोजित, क्या कहा था? यह एक सुनियोजित और प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति है, प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम है। समझे कि नहीं? ये कहा था किसने? वीर सावरकर। किसने कहा था? वीर सावरकर। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा? इनकी बातों को हम लिख देते हैं। इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था। इतिहास तो बहुत पढ़े होंगे, पढ़े ना? बाल आ गया ना? मजा आ रहा है सबको? चलिए, तो मजे लगे तो पढ़ाइए, है कि नहीं? तो इन्होंने क्या कहा था कि यह एक सुनियोजित, कैसा? सुनियोजित। क्या कोई दिक्कत है क्या? यह एक सुनियोजित और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आ गया समझ में? यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यह स्वरूप था 1857 की क्रांति का। समझे कि नहीं? अब जरा हम लोग स्रोत पर बात कर लें। स्वरूप तो हो गया, पृष्ठभूमि तो तैयार हो गई 1857 की क्रांति का। भिड़ेंगे, अभी अंग्रेजों से भी भिड़ना है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। तनी मनी भिड़ेंगे, बिहार से वीर कुंवर सिंह भिड़ेंगे, है ना? उधर बुंदेल की महारानी जखनी झांसी की रानी तलवार लेकर के एकदम बांध करके निकलेगी, तखनी से उसका सीन होगा। उसके बाद जो है से नाना साहेब का इधर से सीन होगा। पूरी कहानी अभी एकदम उधर मंगल पांडे सैनिक विद्रोह जब होगा तो उसकी कहानी चलेगा। सारे कहानियों को अगले बार में 1857 की जो दूसरी पार्ट पढ़ाएंगे, दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, जब हम कारण पर चर्चा करेंगे तो सारे कारण आपको आए। ठीक है? सारे चीज इस क्लास नहीं, बल्कि आपका क्या है, यही मेन चीज है, यही समझना, यही जानना है। तो अब इसके स्रोत पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। किस पर चर्चा कर लेते हैं? स्रोत पर। अब इसके स्रोत पर चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए ध्यान से। ध्यान से समझिए। देखिए, स्रोत मीन्स क्या? अगर कोई व्यक्ति कह रहा हो कि हम पूरे फुल प्रूफ के साथ बता रहे हैं, तो वही ना स्रोत मेरा हुआ। कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि हम जो बता रहे हैं यही बात में दम है, यही बात सच्चाई है,
तो निश्चित तौर पर उसको आपको सही मानना होगा कि नहीं मानना होगा? जोर से बोलिए, सही मानिएगा ना उसको फिर। तो अब सबसे पहले जब हम स्रोत की बात करेंगे कि भारत की ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो इस स्रोत की जानकारी के लिए निश्चित तौर पर वीर सावरकर को बहुत इंतजाम किए करने पड़े होंगे, बहुत सारी बातों को जानना पड़ा होगा, है ना। लाइब्रेरी में जाकर के कुछ न्यूज़पेपर निकालना होगा, कुछ इतिहासकार से मिलना पड़ेगा, कुछ लोगों से इनको बात करना पड़ेगा, कुछ लोगों से, सारे लोगों से मिल करके, जुड़ करके, सारे जब फुल प्रूफ के साथ इस बात को बता रहे हैं तो इनको प्रमाण देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो निश्चित तौर पर इनको प्रमाण देना पड़ेगा। देखिए, तो इनका स्रोत में हम देखेंगे पहला बी.डी. सावरकर के बारे में, पहला इन्हीं से शुरू करते हैं, बी.डी. सावरकर, फिर उनका देख लेंगे और लोगों का देखेंगे। इन्होंने एक किताब लिखी थी पूरे प्रमाण के साथ, इन्होंने एक किताब लिखी थी पूरे प्रमाण के साथ, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या नाम था उस किताब का? याद रखिएगा, ये किताब पूछा जाता है और हम तो कहेंगे कि अगर यह किताब ही मराठी भाषा में था लिखा हुआ, उसी का हिंदी रूपांतरण भी आया हुआ है ना, उसका हिंदी रूपांतरण की किताब है, फिर बाद में कई भाषा में भी लिखा गया था, लेकिन एक किताब है जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता समर। क्या नाम है उस किताब का? 1857 का स्वतंत्रता समर। वो प्योर हिंदी में लिखा गया किताब है। अगर वो किताब अगर आपको मिलता है तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मेरी बात अगर करते हैं तो मैंने पढ़ी है, ठीक है, उसको आप लोग पढ़िए। आपके लाइब्रेरी में भी ये किताबें हैं, अगर आप कहेंगे तो हम आपको दे भी सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैंने मार्केट में मिल जाती है, किताब है, तो आप इसको पढ़िए। 1857 की क्रांति की यह किताब जब आप पढ़िएगा तो इसमें इतनी बातें लिखी गई है कि आपका सच्चे देशभक्त हैं भैया तो आपका हृदय पिघल जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाए। और यह किताब भगत सिंह ने पढ़ा था, यह किताब सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ा था, यह किताब तमाम क्रांतिकारियों को पहुंचाया गया था। सरकार प्रकाशित नहीं होने दे रहा था, प्रिंट इसको नहीं किया जा रहा था इस किताब को, हुआ फिर चोरी चुप किताब जाने, क्योंकि उसमें इतनी बातें लिखी गई थी कि उस किताब को पढ़ने के बाद अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपका खून खौल जाएगा, क्योंकि वह किताब पूरे प्रमाण के साथ चित्रित था। कैसा था? चित्रित था, है ना। इसलिए वह किताब जो है सारे लोगों तक पहुंचा है। देखिए कैसे सावरकर को ऐसे ही हम बता रहे थे कि यह आदमी नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, है ना। भगत सिंह ने इनके किताब को छपवाने में मदद किया है, सुभाष चंद्र बोस ने मदद किया है, सबको पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे देखेंगे, है ना। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या नाम था इनका? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और हिंदी में ही लिखा हुआ था, अंग्रेजी नाम द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ में आ रही है बात? क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये किताब कैसे लिखा गया था? तो यह मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? मराठी भाषा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? मूलतः यह किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा में, याद रखिएगा, मराठी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? मराठी भाषा में। समझ में आ रही है सबको? देखिए 1857 की क्रांति की बात 1906 में लिखी गई थी। इन्होंने यह किताब कब लिखी? 1906 ईस्वी में, फुल प्रूफ के साथ, फुल प्रूफ के साथ। कोई बात इसमें लिखा हुआ गलत नहीं था, कोई बात इसमें झूठी नहीं लिखी गई थी, कोई बात इसमें, है ना, खराब ढंग से नहीं लिखा गया था। क्लियर हो गए? और अगर बी.डी. सावरकर के नजरिए से आप देखिए और इस किताब को अगर आप पढ़ लिए
अगर इनकी यह किताब है और अगर इस किताब को आप पढ़ लिए तो इनकी नजरिए से अगर देखा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की यह माने स्वतंत्रता संग्राम की यह संज्ञा है और पहली स्वतंत्रता संग्राम यही हुआ था 1857 में इनके नजरिए से। ठीक है ना, फुल प्रूफ के साथ इनके नजरिए से यह क्या था, संग्राम की स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई, स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। कोई दिक्कत? और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इनके अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857। कब हुआ? 1857। ठीक है ना। देखिए जब इन्होंने किताब 1926 ईस्वी में लिख दिया, जब इनका किताब 1926 ईस्वी में लिखा गया और बातें बिल्कुल सच्ची घटना लिखी गई, अंग्रेजों की एक एक क्रूरता, एक एक करामात पूरे फुल प्रूफ के साथ जब इन्होंने लिखना शुरू किया, जब इन्होंने लिख दिया तो पता चला अंग्रेजों को पता चला कि कोई वीर सावरकर है, ब्रिटिश सावरकर है, जो अंग्रेजों के खिलाफ, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ एक इतिहास की किताब लिख रहा है। कोई इतिहास की किताब लिख रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज गुस्सा में, बातें सच्ची थी, घटनाएं सच्ची दर्शाई गई। घटना पढ़ने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंख से आंसू नहीं निकल जाते थे। इतनी क्रूरता की कहानियां 1857 में हुआ। ये सब सारे बात लिखे गए थे इस किताब में। बच्चों के साथ, मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ, सीधा बढ़ जाइए आप, व्यापारियों के साथ, शिक्षित वर्ग के साथ, सामाजिक और धर्म के, मैंने कैसे इन लोग हम लोगों के समाज और धर्म का भी खंडन किया था। ये सब सारे चीजों के बारे में जब इन्होंने छापना शुरू किया तो भारत में इनकी किताब छपने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। अंग्रेजों ने कहा कि जो इनकी किताब को छापेगा, पब्लिश करेगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इन्होंने सोचा कि मैं ब्रिटेन से इस किताब को छपवाता हूं। अरे भैया, ब्रिटेन तो उसी का है और ब्रिटेन ही अपने खिलाफ छपने देगा? नहीं छपा। क्या हुआ? नहीं छपा। जर्मनी गए, वहां भी रोक लगा दी गई। इनका किताब पब्लिश नहीं हो पा रहा था, प्रकाशित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों की करतूतें, ब्रिटेन की करतूतें उसमें लिखी गई थी। भारतीयों के प्रति, भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों ने कौन कौन से कारनामे किए, पूरा चिट्ठा लिखा गया था उसमें। समझ में आ रही है बात? तब जाकर के इनका किताब चोरी चुप्पे, कैसे? चोरी चुप्पे हॉलैंड से प्रकाशित किया गया। कहां से? तो हॉलैंड से। कहां से? हॉलैंड से। कहां से इनको छपवाया गया? हॉलैंड से। और हॉलैंड से जब यह किताब छपी, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी में जब इनकी किताब नहीं छपी तो फिर अंग्रेजों ने इनको खोजना शुरू किया। तब तक किताबें छप चुकी थी। तब तक जब इनको खोजा जा रहा था, जब इनको पकड़ने की साजिश रची जा रही थी, तब तक किताबों के कुछ, है ना, प्रकाशित किताब हो चुके थे। तब तक कुछ प्रतियां बन करके तैयार थी। समझ में आ रही है बात? तब तक क्या था? इनकी किताब माने इनको पकड़ने से पहले अंग्रेजों ने आदेश दिया था कि वीर सावरकर को अरेस्ट करो। वीर सावरकर को क्या करो? अरेस्ट करो। इनको भी लटका दिया जाता उस समय, है कि नहीं? लेकिन तब तक इनकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। बात समझ में आ गई? और वह कहां से प्रकाशित हुई? तो हॉलैंड से प्रकाशित।
कर दिया गया और कहीं जगह से नहीं प्रकाशित हो पा रही थी। चोरी चुप्पे, हम लिखेंगे इस बात को, चोरी चुप्पे इनकी पुस्तक कहां से प्रकाशित हुई? हॉलैंड से, हॉलैंड से प्रकाशित की गई, पब्लिश किया गया, प्रकाशित मैंने प्रिंटेड किया गया, प्रकाशित की गई, छापी गई। हिंदी में अगर यह किताब को देखिएगा तो 1857 की स्वतंत्रता समर के नाम से, 1857 की स्वतंत्रता समर के नाम से यह किताब छपी है, मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इनको प्रकाशित किया गया है ना। और हम कह सकते हैं कि यह पुस्तक नहीं था, यह पुस्तक आजादी की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। यह पुस्तक आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा है ना, क्या किया था? ये अपना योगदान दिया था। गद्दर आंदोलन, कौन सा आंदोलन? गद्दर आंदोलन की प्रेरणा आजाद हिंद फौज जो संगठन बना था, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब इस किताब को अपना पूजनीय बना चुके थे। यह कोई साधारण किताब नहीं था, जिसने पढ़ा वो इस किताब का दीवाना हो गया, अपने भारत माता का दीवाना हो गया, है कि नहीं? और यह किताब न सिर्फ एक इतिहास की किताब थी, बल्कि अगर हम लोग कहें कि भारत की आजादी के लिए इनके द्वारा, वीर सावरकर के द्वारा यह लिखी गई किताब, यह इतिहास, यह एक पूजनीय ग्रंथ बन गई थी पूरे भारत के लिए। जिस तरह से महाभारत रामायण की किताबें थी, उसी तरह से वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया 1857 की स्वतंत्रता की समर, यह पूजनीय ग्रंथ था। लोग दिल में लगा करके सोते थे, पढ़ते थे और भारत माता की जय कहा करते थे। सारे लोग गद्दर जो स्थापना हुआ था आंदोलन, वह इससे प्रेरित था। आजाद हिंद फौज जिसका संचालन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सारे इस किताब से प्रेरित थे, सारे इस किताब से प्रेरित थे। भगत सिंह भी इस किताब को पढ़ करके प्रेरित हो चुके थे भारत माता की आजादी दिलाने के लिए। समझ में आ रही है बात? सारे लोग बाद में, याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं आगे, यहां तक हो गया, अभी और आगे बढ़ाएंगे। बाद में लाला हरदयाल, कौन? लाला हरदयाल, इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था लाला हरदयाल ने। क्या नाम था उनका? लाला हरदयाल। इन्होंने इस किताब को किस में प्रकाशित किया? अंग्रेजी में, अंग्रेजी में प्रकाशित किया। और ये कौन थे प्रकाशित किया? लाला हरदयाल। तो आपको जानकारी मिलना चाहिए कि अमेरिका में रह करके गद्दर की संचालन, गद्दर है ना, आंदोलन के संचालन करता थे कौन? लाला हरदयाल। कौन थे ये? लाला हरदयाल। अमेरिका से इन्होंने गद्दर आंदोलन का संचालन किया। लिख देते हैं, अमेरिका से इन्होंने गद्दर आंदोलन का, सब पढ़ाएंगे अभी, गद्दर आंदोलन पढ़ाएंगे बढ़िया से। गद्दर आंदोलन का संचालन किया, याद रखिएगा, गद्दर आंदोलन का संचालन किया। और इसी लाला हरदयाल ने इस किताब को, चूंकि अमेरिका में जो लोग रह रहा है, ब्रिटेन में जो लोग रह रहा है, वह किसमें पढ़ेगा? अंग्रेजी में। उन्होंने अंग्रेजी में इस किताब का ट्रांसलेशन कर दिया। आ रहा समझ में? अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया। और यही नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने जो प्रति कम मात्रा में छपी थी उस समय, सेकंड प्रति जो उनका दूसरा प्रकाशन आया उस किताब का, माने उसको प्रिंट करवा करके पूरे जगह एक एक लोग जो भारत के प्रति समर्पित थे, सबके हाथ में यह पुस्तक भेजी गई कि आप इसे पढ़ो, आप इसे पढ़ो। और यह किताब न एक किताब था, बल्कि
भारत के सच्चे देशभक्त का यह एक ग्रंथ था। समझे कि नहीं? यह किताब कम और ग्रंथ ज्यादा था, तो पहला एडिशन तो हॉलैंड में करवा लिया। पहला, जोर से बोलिए कि आप लोग यहाँ पे हैं, सीधा बढ़ जाइए, समझ में आ रही है मेरी बात? तो पहला प्रकाशन तो हो गया हॉलैंड में चोरी छुपे, और दूसरा प्रकाशन कौन करवा दिया? लाला हरदयाल। और तीसरा प्रकाशन भगत सिंह ने भी किया था। भगत सिंह इस किताब को पढ़े और इतना रम गए उस किताब में कि इस किताब को जन जन तक पहुंचाने का ठेका लिया। कौन? भगत सिंह ने। किसने ठेका लिया? भगत सिंह। और भगत सिंह भी कौन? भगत सिंह, याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, भगत सिंह हो का हो, चलिए, भगत सिंह सेकेंड एडिशन, भगत सिंह, याद रखिएगा, भगत सिंह ने इस किताब का क्या करवाया? एडिशन करवाया। भगत सिंह ने इस किताब का तीसरा, है ना, क्या तीसरा एडिशन करवाया था। दूसरा कौन करवाया? लाला हरदयाल ने। और सुभाष चंद्र बोस ने भी, सुभाष चंद्र बोस ने भी चौथा पब्लिकेशन करवाया, एडिशन करवाया था इस किताब का। यानी कि यह इतना किताब छपना चाहिए, यह किताब इतनी मात्रा में होनी चाहिए कि भारत के प्रत्येक आदमी के पास यह किताब पहुंच जाए और इसको पढ़ने का काम करे, है कि नहीं? चूंकि इसमें सारे 1857 की क्रांति की सारी बातें लिखी गई थी। क्लियर हो गया? और इस तरह से यह वीर सावरकर ने अपने लेखनी के माध्यम से पूरे भारत के आंदोलन क्रांतिकारियों के शरीर के अंदर में एक क्रांति फूंक दिया और सबको कहा कि इस किताब को जो एक बार पढ़ लेगा वह भारत माता की जय कहना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें वही लोग के बारे में लिखा गया था जो अंग्रेज हम लोगों के साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार करके 1857 की क्रांति में, है ना, कितने हमारे भाई, कितने बहन, हमारी कितनी माता शहीद हुई है, उन सब के बारे में फुल प्रूफ के साथ यह किताब लिखा गया था। इसलिए आंदोलनकारियों के, यानी कि भारत के आंदोलनकारियों के लिए यह एक नया, है ना, शक्ति के रूप में यह किताब उनके बीच में आई थी। समझ में आ गया? तो याद रख